Myself, Shankar Pandey. Today I will discuss electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution को बेसिकली क्या, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? NSR रिएक्शन यानी क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे इसमें कैसे था. तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इसमें सबस्ट्रेट किस टाइप का होता है? सबस्ट्रेट. इसमें जो सबस्ट्रेट लेते हैं वो सबस्ट्रेट कैसे होंगे? इसमें दो टाइप से सबस्ट्रेट लेते हैं, एड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और क्या लेंगे? कार्बोनिक कंपाउंड्स. हम क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो टाइप में पढ़ेंगे. कितने टाइप में बात कर लेते हैं? दो टाइप में. एक क्या? सैचुरेटेड कार्बन एटम्स. सेकेंड टाइप क्या है? कार्बोनिक कंपाउंड्स. ठीक है. अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? तो ऐसे कार्बन एटम्स जिसमें केवल ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट, जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, उस टाइप के एटम्स, उस टाइप के कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलेंगे. ठीक है. जो कार्बोनिक कंपाउंड्स होता है उसमें C डबल बॉन्ड O, इस टाइप का जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलेंगे? कार्बोनिक कंपाउंड्स बोलेंगे. ठीक है. अब देखो, अगर कार्बोनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं, आगे बात करते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. अब देखो, जो हमारा ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम्स और सैचुरेटेड कंपाउंड्स होगा, इसमें किस किस टाइप के कंपाउंड्स होंगे जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे. ठीक है. अगर इसके बात करें, इसमें जो टाइप्स होंगे, इसमें पहले क्या? एल्काइल हैलाइड होगा. सेकेंड टाइप अगर बात करें एल्काइल हैलाइड में क्या होता है? केवल इसमें, अगर एल्काइल हैलाइड की बात करें, इसमें केवल C बॉन्ड X यानी क्या? ओनली सिग्मा बॉन्ड. X क्या है? हाइड्रोजन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप का हाइड्रोजन होंगे. जो कार्बन है वहां क्या? उससे कार्बन से डायरेक्टेड है, सिग्मा बॉन्ड से है. इस टाइप को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सेकंड क्या होगा? एल्कोहल से क्या होता है? कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन कोइल्स. उसके बाद थर्ड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? ईथर यानी क्या? R4. ठीक है. अब बात करें कार्बोनिक कंपाउंड्स में. कार्बोनिक कंपाउंड में क्या होता है? जैसे इस बात करें तो एसिड डेरिवेटिव की बात करेंगे. एसिड डेरिवेटिव क्या होता है? पहले बात ये और एसिड क्या है? तो एसिड जो होगा इसमें कार्बन एसिड जो होगा RCOOH, ये क्या होता है? ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड. अब एसिड डेरिवेटिव्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एसिड हाइलाइड, सेकेंड पॉइंट एसिड हाइलाइड के बाद क्या आएगा? एसिड एमाइड. थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट. और एसिड डेरिवेटिव में क्या क्या आते हैं? एसिड हाइलाइड, एसिड एमाइड, एसिड एस्टर और क्या आएगा? एसिड एनहाइड्राइड. ठीक है. इतने टाइप से पढ़ेंगे. तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? एल्काइल हैलाइड. ठीक है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड. ठीक है. अब इसके हम पहले क्या करते हैं? एल्काइल हैलाइड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं. अब उसके पहले क्या करने के बाद नोटेशन की बात कर लेते हैं. क्या नोटेशन की बात? इसको डिनोट कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन को? तो हम इसको जैसे क्या होगा, जैसे क्या करें? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इससे सब्स्टिट्यूशन क्या आ रहा है? बाद में आ रहा है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक क्या आ रहा है? पहले आ रहा है. तो जो नाम बाद सब्स्टिट्यूशन बाद में ले रहे हैं ना, उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक लिखेंगे. माने SM लिखते हैं, इसका होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. यानी कि आप सब्स्टिट्यूशन पहले लिखेंगे उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक लिखते हैं. इस टाइप का करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं. एल्काइल हैलाइड जैसे, अब एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लेते हैं. R बॉन्ड S. क्या हो रहा है? हम न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं. क्या बनेगा? R बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल प्लस हैलाइड. ठीक है. ये कौन सा ग्रुप है?
अगर ग्रुप की बात कर ले, ये ग्रुप कैसा है, क्या है, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, हाइलाइट ग्रुप है। ये तो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ही। ये क्या हो रहा है, यहाँ एल्काइल और हाइलाइट के बीच क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और यहां क्या हो रहा है, एल्काइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यदि यहाँ बात है, यहाँ लॉस कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और एक सिग्मा न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बस क्या हो रहा है, हमारा न्यूक्लियोफाइल चेंज हो रहा है। यहाँ हमारा हाइलाइट था, यहाँ कोई हमारा न्यू न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा। अब क्या बात करेंगे, इसमें आते हैं कि जो हमारा एल्काइल हाइलाइट होगा, R बॉन्ड H प्लस न्यूक्लियोफाइल R बॉन्ड Nu प्लस X माइनस। अगर हम इसकी बात करें, कितने टाइप्स का होगा, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ एल्काइल हाइड्रोजन का देखते हैं। पहला क्या होता है, यूनी मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड, इंटरनल मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट, एनसीपी, नेबलिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। जो यूनिक मॉलिक्यूल के अभी नोटेशन की बात किए थे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें लिखेंगे यस एन। अब क्या बोल रहे हैं, यूनिक मॉलिक्यूल बोल रहे हैं तो 1 हो गया, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, यस एन, क्या बोल रहे हैं, बाई, यानी इसमें 2 हो गया, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। थर्ड में इंटरनल मॉलिक्यूलर, यस एन आई, ठीक है। एनसीपी का नोटेशन क्या, डायरेक्ट को एनसीपी नेबलिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, SN1 रिएक्शन। SN1 मतलब यूनिक मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस टाइप यूनिक मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। इसमें क्या, एक इस टाइप का कैसे इसका मैकेनिज्म होगा, कैसे प्रोसेस होगा रिएक्शन मैकेनिज्म का, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही सेम एग्जांपल R बॉन्ड X, ठीक है। R बॉन्ड X पहले क्या हुआ, हमारा क्या हुआ होगा, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पहले हमारा R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव होगा। उसके बाद क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद R बॉन्ड N, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ सॉल्वेंट का काम क्या है, हम क्या बोल रहे हैं, इस रिएक्शन में सॉल्वेंट का क्या काम है, और हमारा बिना किसी प्रोसेस किए, बिना किसी हमें एक्स्ट्रा रिएजेंट दिए, कुछ भी किए, हमारा ये बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, ये जो हमारा बॉन्ड हो रहा है ये ब्रेक कैसे हो रहा है, तो इसकी बात करेंगे। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा सॉल्वेंट है ना, इसका काम क्या है, हमारे एल्काइल और हाइलाइट के बीच का बॉन्ड ब्रेकिंग करने का, ठीक है। अगर देखें इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें हम, क्या होगा, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात करें, पहला क्या है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। हमारा जो SN1 रिएक्शन होगा 2 स्टेप रिएक्शन होगा। जो स्टेप फर्स्ट होता है वो कैसा होगा, स्लोवेस्ट स्टेप होगा, और जो स्टेप सेकंड होगा वो क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा। हम इसी को क्या बोलेंगे, हम पहले दो टाइप का हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, इस कार्बोकैटायन के ऊपर हमारा क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। 2 स्टेप रिएक्शन है। अब 2 स्टेप रिएक्शंस हैं, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, इस रिएक्शन का सेकंड पॉइंट की बात करें तो डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ SN1 रिएक्शन, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं,
इसका जो रिएक्शन का होगा मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली रिएक्टेंट्स। अगर डिपेंड्स ओनली रिएक्टेंट्स की बात कर रहा है कि डिपेंड्स ऑफ ओनली, हम क्या बोल रहे हैं, हमारा रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड है। अगर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड केवल रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है तो रिएक्टेंट मतलब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। यानी क्या, इस टाइप का जो रिएक्शन होगा SN1 टाइप का, वो हमारा न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो चाहे वीक न्यूक्लियोफाइल हो या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसा है, क्योंकि हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो हमारा क्या हमारे रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस टाइप का होगा, सॉल्वेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक पोलर नेचर का होता है, सेकंड नॉन पोलर नेचर का होता है। ठीक है, दो नेचर के होते हैं। जो हमारा पोलर सॉल्वेंट होता है दो टाइप्स का होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है। एग्जांपल के लिए बात कर लें H2O, ROH, etc। ठीक है, पोलर एप्रोटिक में क्या होगा, अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की हम बात करेंगे कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किस किस टाइप के होंगे, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और इन सॉल्वेंट मतलब क्या बात कर सकते हैं, DMF। ठीक है, ऐसे नाम पोलर सॉल्वेंट्स होंगे। हम सॉल्वेंट्स की बात करें उसके बाद क्या होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होगा। अभी हमने इसमें देखा ना इसके पहले कि हमारा क्या होगा, यहाँ पे R पॉजिटिव फॉर्मेशन होगा। तो R पॉजिटिव से क्या होगा, हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट का क्या रोल है हमारी स्थिति में। अगर हमारा जो एल्काइल पॉजिटिव यानी R पॉजिटिव जो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन। ठीक है, यानी क्या, कार्बोकटायन। कार्बोकटायन जो होता है ये क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जो हमारा कार्बोकटायन होता है बेसिकली ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होता है। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होगा और स्पेसीज है। सेकंड इसमें क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, अगर sp2 हाइब्रिडाइज है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, तो इसमें क्या होगा, हमारा कार्बोकटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर हमारे इस कंपाउंड में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या बात करते हैं, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो जैसे किसी भी कंपाउंड के रीअरेंजमेंट क्यों होता है, रीअरेंजमेंट इसलिए होगा किसी भी कंपाउंड के स्टेबिलिटी के लिए, वो कितना ज्यादा स्टेबल हो सकता है। अगर उसमें क्या है, हमारा 2 डिग्री कार्बोकटायन या 3 डिग्री कार्बोकटायन या 1 डिग्री कार्बोकटायन बन रहा है, अगर रीअरेंजमेंट होने के बाद 1 डिग्री कार्बोकटायन 2 डिग्री कार्बोकटायन में जा रहा है तो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इस वजह से उसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बेसिकली है कि हमारा रिएक्शन का क्या प्रोग्रेस रहा होगा, रिएक्शन कैसे हमारा आगे हुआ है, और उसके बाद उसकी बात करेंगे कि क्या एनर्जी रहा होगा। जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो इंटरमीडिएट के पहले जो हमारा स्लोवेस्ट स्टेप था उसमें बीच में कुछ हुआ होगा, इस पॉसिबिलिटी होगी, जो हमारा सॉल्वेंट का नेचर पे डिसाइड करता है। उसको जैसे हमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे, उसमें क्या हम डायग्राम बना लेते हैं। ये जो होता है क्या होगा, रिएक्शन प्रोग्रेस, इधर एनर्जी होगा। ये कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमारा पहले का हमारे रिएक्टेंट का पहले कुछ ना कुछ एनर्जी रहा होगा। ठीक है, हमारे रिएक्टेंट का ये जो है, ये रिएक्टेंट की पहले से जो हमारा एल्काइल हैलाइड है उसकी पहले से कोई ना कोई एनर्जी रही होगी, और क्या होगा जब उसमें सॉल्वेंट ऐड होगा, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जब हमारा कंपाउंड एक्टिवेट हुआ होगा उसके बाद, ठीक है,
ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ये क्या है? इंटरमीडिएट। ठीक है, हमारा ये क्या प्रोडक्ट। ठीक है, इस टाइप का हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा। यानी क्या हमारा एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, दो ट्रांजिशन। बेसिकली इसको हम समझेंगे कैसे, हमारा दो ट्रांजिशन जो फॉर्म हो रहा है उसके बारे में कैसे बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे हम। जो रिएक्टेंस का मैकेनिज्म ये सुनना पड़ेंगे, उस मैकेनिज्म बात करेंगे कैसे हो। बट इस एनर्जी प्रोफाइल से क्या पता चलता है कि ट्रांजिशन स्टेट 1 प्लस ट्रांजिशन स्टेट 2 इक्वल टू इंटरमीडिएट। ठीक है, यानी क्या इंटरमीडिएट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन स्टेट प्लस, ये फार्मूला होता है। दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच केवल एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। अब जिसको जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटा स्टेट। ठीक है, मेटा नहीं क्या, मेटा स्टेट मतलब कि हाई एनर्जी एक्टिविटी होता है। ठीक है, रिएक्शन के मेटा। अब हम रिएक्शन के अब थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं इसी जगह पे थोड़ा सा कि कैसे हुआ होगा। ये जो हम प्रोफाइल डायग्राम की बात कर रहे हैं, इस डायग्राम प्रोफाइल की थोड़ी सी मैकेनिज्म देखते हैं। अब आओ मैकेनिज्म देखते हैं कि हमारा जो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हुआ होगा कैसे हुआ होगा। ठीक है, हम वही सेम एग्जांपल से लेके चल रहे हैं कि जो हमारा R बॉन्ड X होगा तो कैसे क्या होगा, इससे हम क्या न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और R बॉन्ड N बन रहा है। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है। हम मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा R बॉन्ड X है, इसमें क्या रहा होगा? सॉल्वेंट है। हम किस टाइप का इसमें सॉल्वेंट ले रहे हैं, अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। कैसा लेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। जो सॉल्वेंट होगा, अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होगा तो पहले क्या करेगा सॉल्वेंट? हमारे इस कंपाउंड की जो हमारा R बॉन्ड X है, हमारा क्या है? हाइलाइट जो है कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होगा तो क्या होता है, किसी भी कार्बन सिस्टम से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डायरेक्टली अटैच हो, वहां क्या लगाता है? माइनस आई इफेक्ट। क्या करता हूं? उस कार्बन सिस्टम की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ क्या करेगा? खींच के रखेगा। यानी क्या, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमारा जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो क्या प्रोवाइड करता है? हमारा ऑप्शन प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा। यहां क्या होगा? जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, यहां क्या बनेगा? R हमारा कार्बन एल्काइल और हैलाइड के बीच बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होगा और सॉल्वेंट के साथ क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये हमारा क्या है? ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है। ठीक है, अब क्या होगा? इस ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट के बाद हमारा क्या हो जाएगा? यहां से R पॉजिटिव निकल जाएगा प्लस X नेगेटिव। ये हमारा क्या है? इंटरमीडिएट। क्या है? इंटरमीडिएट। हमारा क्या हुआ? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट पास हो गया। इसको स्टेप फर्स्ट बोलेंगे। हमारा क्या है? स्टेप फर्स्ट में हमारा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, जो एक ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमारा क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड। अब आगे बात करते हैं स्टेप सेकंड की बात करेंगे। स्टेप सेकंड। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या होगा? जो स्टेप सेकंड में बात कर रहे हैं, स्टेप सेकंड में हम देखें कि हमारा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया और क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल हम ऐड करना, सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी क्या, हमारा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा। जो कार्बोकैटायन होता है उसमें क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, बैकएंड फ्री और वाइट होगा, डेफिशिएंसी होगी। अगर डेफिशिएंसी होगी तो हमारा न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रॉन रिच टाइप का है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल होगा तो डेफिशिएंसी क्या करेगा? इसके बैकएंड और वाइट में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुट करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ कार्बोकैटायन के और न्यूक्लियोफाइल के बीच यहाँ बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट होगा। क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन। ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट सेकंड होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? हम देखेंगे हमारा R बॉन्ड यानी कंप्लीटली न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। और थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि हमारा एग्जांपल्स की बात करेंगे। जैसे मैंने बोला रिएक्शन पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, अगर हम बोले CH3 बॉन्ड X, CH3 CH, CH3X, CH3 CH2। ठीक है, अगर हम डिग्री ऑफ कार्बन की बात करें तो ये क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, अब पहले बेसिक में क्या करेंगे? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करेंगे। तो CH3 का होल पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा? CH3
का होल ट्वाइस CH1 CH3 CH2। ठीक है, ये क्या है, ये 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी ए, नंबरिंग कर लेते बी सी, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा जो स्टेबल हमारा कंपाउंड होगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ए में होगा, उसके बाद बी में होगा, उसके बाद सी में। इसकी हम स्टेबिलिटी 3 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। यहां से हम क्या हाइड्रोजन कंजुगेशन की बात करते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे वो कम स्टेबल होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं यहां कितने 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, ये रेट ऑफ, अब देखो क्या होगा, अगर हम बात करें ए बी सी में रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, तो क्या होगा, जो ए होगा उसका अगर बात करें कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा ए का होगा, उसके बाद बी का होगा, उसके बाद सी का। रीजन क्या है, स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर कार्बोकार्बन 3D कार्बोकार्बन का मोर स्टेबल होगा, इस वजह से वो सबसे ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर ली, अब हम क्या बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे अल्काइड से डायरेक्टली बहुत आयोडाइड का हो, ब्रोमीन का हो, क्लोरीन। ठीक है, हमारा ए बी सी, इन तीनों में 3 टाइप के हाइड्रोजन है, बट हमारा एल्काइल ग्रुप सेम होगा। मतलब क्या, हमारा कार्बन सिस्टम सेम है, बस हम क्या एल्काइल हाइलाइट से, मतलब एल्काइल ग्रुप मतलब हाइलाइट ग्रुप चेंज कर रहे हैं। अगर हाइलाइट ग्रुप चेंज करें आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, तो इसमें रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी और कौन जल्दी से रिएक्ट करेगा इसका, तो हमारा सबसे ज्यादा इसमें बात करें तो इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज्यादा ए होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद सी होगा। रीजन क्या है, इनके साइज की बात क्या है, साइज जो कार्बन और आयोडीन के बीच का जो गैप है साइज का, मतलब दोनों का ऑर्बिटल गैप बहुत ज्यादा है, इस वजह से बहुत ही जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात की है, अगर जो मतलब सॉल्वेंट कैसे हमारे रिएक्टेंट के साथ अटैच होगा, कैसे वो बातें करेगा, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो बात करेंगे इसे R1X, क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। ठीक है, तो कैसे ही हमारे के साथ फॉर्मेशन होगा, कैसे बॉन्डिंग करेगा, और देखते हैं R1X, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा वाटर ग्रुप होगा कैसे अटैच होगा। अब देखो हाइड्रोजन, ठीक है, इधर से बात करें, इधर क्या होगा, ऑक्सीजन, इस तरह से हमारा सॉल्वेंट वर्क करता है, जो उसको क्या करेगा, पूरे सिस्टम को पोलराइज करेगा और क्या करेगा, उसके बाद उसको क्या करता है, आयनाइज करता है। आयनाइजेशन किसको करता है, तो अगर बात करें हम आयनाइजेशन का मेन फैक्टर क्या है, अगर वो बात करें कि हमारा कंपाउंड कैसे आने वाला है, तो उसका जो मेन फैक्टर है वो क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, मेन फैक्टर ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा, सॉल्वेंट जो होता है उसकी क्या होती है, और जो सॉल्वेंट होगा उसका जो मेन फैक्टर होगा आयनाइजेशन। अगर आयनाइजेशन क्या होगा, स्टेबिलिटी गेन करता है। ठीक है, आयनाइजेशन होगा। ठीक है, पोलर फ्लोटिंग सॉल्वेंट जो होता है ऑलवेज फेवर SN1 रिएक्शन, स्टेटमेंट देते हैं नोट करके। ठीक है, पोलर फ्लोटिंग solvent always favor unimolecular of nucleophilic substitution reaction। ठीक है, SN1 रिएक्शन को ही always favor करता है। ठीक है, अब कैटालिस्ट की बात करें, जैसे क्या बात करते हैं कि हम RH की बॉन्ड HNO3 से करवाएं, या RX को NaCl3 का बॉन्ड से, या हम कोई भी सुपर एसिडिक एसिड 5 टाइप के एसिड, तो उसका कैसा रिएक्शन होगा। तो हम बात कर लेते हैं कि हमारा क्या बोले, Ag+ आयन एक्ट एज कैटालिस्ट फॉर SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि क्या कर रहे हैं, नोट करिए, Ag+ आयन एक्ट एज
Ag plus ion act as catalyst in SN1 reaction, ठीक है। जैसे अगर हम R बॉन्ड X प्लस AgNO3, ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होगा, कार्बोकैटायन पॉजिटिव हमारा एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, क्या बनेगा AgX का क्या बनेगा प्रेसिपिटेट PPT बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, अगर R बॉन्ड X प्लस AlCl3 तो क्या बन जाएगा, इसमें भी R पॉजिटिव प्लस AlCl3X पॉजिटिव, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बात करेंगे, R बॉन्ड X कोई सुपर एसिड होगा जैसे SPF5, ये क्या है सुपर एसिड है, ठीक है। इससे लेकर कराएंगे यहाँ भी हमको कार्बोकैटायन मिलेगा, ठीक है। इन तीनों केस में हम बात ऐसे नहीं करेंगे कि हमारा लविस एसिड हो गया, सुपर एसिड हो गया, Ag प्लस मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है, इस टाइप में भी हमारा क्या होता है सेम फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब सब में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। अगर सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या बात करें, अगर सॉल्वेंट कैसा हो एज ए न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट की न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, सॉल्वेंट एज न्यूक्लियोफाइल नेचर। अगर हमारा सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा तो कैसा होगा, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, किस टाइप का, यानी क्या अगर सॉल्वेंट का हमारा नेचर कैसा है, अगर सॉल्वेंट का नेचर पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे, अगर जैसे क्या पोलर प्रोटीन में वाटर हो H2O, अगर हमारा क्या हो ROH हो, इसको क्या बोलते हैं एल्काइलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। अगर हमारा क्या हो एस्टर हो या ईथर बात करें ROR का, तो उसमें क्या होगा हमारा एस्ट्रोलाइसिस की बात होती है, क्या होता है बोलते हैं कि एस्ट्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होगा, एस्ट्रोलाइसिस, ठीक है, एस्ट्रोलाइसिस रिएक्शन होगा। अब देखो किसी भी रिएक्शन में यहाँ क्या हो रहा होगा कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया, हमारा रिएक्शंस हो गए, तो उस चीज की बात करें हम, एक रिएक्शंस की बात कर लेते हैं कि कैसे एस्ट्रोलाइसिस होगा, क्या हो रहा होगा, सारी चीजों का हम बात कर लेते हैं एक ही जगह पर, सारी चीजों को कि कैसे हम बोले कि एस्ट्रोलाइसिस है, एल्कोहोलाइसिस है या क्या होगा, ठीक है। ठीक, अब इसे हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स का, CH3 इनमें क्या होगा, सब में से कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। अब कार्बोकैटायन का सबका रिएक्शन अगर H2O से करवा दें, ROH एल्कोहल से करवाएं, या हम कोई एस्टर से करवाएं, ठीक है, एस्टर से करवाएं, इसमें क्या होगा, सब में कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा होगा, तो हमारा ऐसे क्या बन जाएगा CH3OH, यहाँ से हो रहा है, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ का जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा, इधर ब्रेकिंग करेंगे H प्लस OH माइनस में, ठीक है, ये यहाँ से लोन पेयर अटैक करेगा, तो CH3O ठीक है, ये हो जाएगा। अगर एस्टर की बात करेंगे, एस्टर में कौन सा कंपाउंड लेते हैं, जैसे हम कुछ भी अगर एस्टर ले रहे हैं, एसिड की बात करते हैं, एसिड लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH, इसका लोन पेयर अटैक करेगा, हमारा क्या हो जाएगा CH3O डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब क्या यहाँ जो हमारा लोन पेयर है ये कैसा है कर रहा है ऐसे न्यूक्लियोफिलिक रिसेप्टर, ठीक है। थैंक यू।